फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं गाइस, ट्रू सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशंस वो होते हैं जहां पर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। देखिए यहां दो टर्म इस्तेमाल करी, तो यहां पर एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो एक्चुअल में किससे बनता है, दो चीजों से। एक तो होता है सॉल्यूट, मैं यहां टर्म्स लिख रहा हूं टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये आप पहले से जानते हैं। देखिए सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में उसको कहते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होता है, विच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी, इजंट इट, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। और सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा, विच इज इन बिगर क्वांटिटी, वी कैन से विच इज इन बिगर क्वांटिटी। सो यहां पर स्मॉलर क्वांटिटी वाले को सॉल्यूट और बिगर क्वांटिटी वाले को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं जनरली, ठीक है। सो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। और हमको एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन, वो भी ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ना है जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाता है। जैसे कि घर पे अगर आपने शिकंजी बनाया हो, मीठा पानी बनाया हो, तो आपको पता है कि आप शुगर लोगे और वाटर लोगे, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। शुगर की क्वांटिटी कम लेते हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा लेते हो। वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बाय द वे। सो उनको जब आप मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन तैयार होता है। और खास बात यहां पर जितने भी सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं सबके सब कैसे होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, होमोजेनस। अब कई बार सवाल पूछते हैं कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, तो आपको बताता हूं। देखिए सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक्चुअल में होमोजेनस एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है। मतलब समझे, जैसे कि आपने सपोज आपने थम्स अप खरीदा मार्केट से, तो थम्स अप में चाहे ऊपर से आप सिप ले लो, चाहे बिल्कुल नीचे से सिप निकालो, आपको टेस्ट सेम ही मिलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म होगा आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन होमोजेनस सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन सपोज अगर आपने बीकाजी का कभी मिक्सचर खाया हो, तो उसमें मिक्सचर एक्चुअली वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे आलमंड्स होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे पैकेट में आपको आलमंड्स हर जगह मिले। सो फाइनली ऐसे सॉल्यूशन हेटेरोजेनस कहलाते हैं जहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है सॉल्यूशन में। जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट आपको यहां से मिल रहा है वो पैकेट में नीचे से मिले। ये पूरा अगर पैकेट है और अगर आपने यहां से एक स्पून निकाला और एक यहां से स्पून निकाला, जरूरी नहीं है कि यहां से आपको आलमंड मिल जाए। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन हेटेरोजेनस कहलाते हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं होते। हमें यहां पर पूरे चैप्टर में होमोजेनस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बात सबको समझ में आ गई? तो होमोजेनस सॉल्यूशंस को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि यहां पर टॉपिक कौन से हैं जो कि हॉट टॉपिक है जिसको हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सो बड़े ध्यान से इसको देखिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में है, जिसको मैं रिवाइज भी कराने वाला हूं, वो है आपके जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। सो यहां पर जितने भी आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हमको डिटेल में पढ़ना है गाइस। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है, जैसे कि मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वॉल्यूम, इजंट इट, पीपीएम एक नया टर्म है, फॉर्मेलिटी। सो ये सारी टर्म हो गई जिसको हमें यहां पर पढ़ना है और जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है और इंटर कन्वर्जन पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो वो हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी इनसे टॉपिक हैं उनमें ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है। देखिए दूसरी जो टॉपिक है आपको वो यहां पर पढ़नी है, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वेपर प्रेशर से रिलेटेड दो लॉज हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहां पर वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड लॉज को पढ़ना है। एक तो है हेनरी लॉ और दूसरा है रोल्ट लॉ। ये आपके दो लॉज आएंगे इसके अंदर। और जो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि फाइनली यहां पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं 4, जिसको आपको पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आरएलवीपी बोलते हैं उसको। वेपर प्रेशर को पढ़ने के बाद हम लोग आरएलवीपी विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप। तो ये आपकी 4 यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो फाइनल टॉपिक है विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। सो यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर को हमें पढ़ना है। सो ये आपके ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो कि यहां पर इस चैप्टर के अंदर आपको डील करने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से पूछे जाते हैं और उसके बाद नंबर आता है वेंट हॉफ फैक्टर का। सो एक्चुअल में ये 4 टॉपिक ही हैं, लेकिन इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें 11th क्लास का एक टॉपिक करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पहले करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहां पढ़ी होंगी, 11th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बहुत लोगों को याद नहीं होती है, तो हम लोग यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं। सो राइट डाउन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से। सो अब हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट से, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो जरा ध्यान से इसको देखिए, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in per liter volume of solution or in per kg weight of solvent, ठीक है, is called concentration। क्या कहलाता है, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कई बार पूछते कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। एक्चुअल में अगर आपने सपोज चाय अच्छी बनाई घर पे, तो गेस्ट आपसे क्या पूछेगा कि आपने कितनी चीनी डाली, कितना आपने चाय पत्ती डाली, इजंट इट। तो आपको सोल्यूट की मात्रा पूछता है कि चाय में कितनी डाली। एक्चुअल में यहां पर यही है कि सोल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कितनी है, या फिर एक एक्सेप्शन केस भी है कि सोल्यूट की मात्रा पर केजी वेट सॉल्वेंट में कितनी है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि सोल्यूट कितना डाला आपने। एक्चुअल में सारी की सारी जो टर्म है वो बेसिकली सॉल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ एक ही टर्म है जो कि सॉल्वेंट से रिलेट की जाती है, और वो है मोलालिटी, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो बहुत सारी हैं, तो उसको हम लोग ना डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। तो देखिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। ये देखिए फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। ऐसी टर्म्स जो कि कैसी हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हमने यहां पर क्या बना दिया, फर्स्ट आपका कैटेगरी बना दिया टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सेकंड बनाते हैं यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कैसी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर सेकंड बना दी हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम टर्म देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आपको सबको पता है कि अगर हम हीट करें, जैसे कि कई बार क्या होता है, बोतल का जो ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो खुलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि खुल जाए। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी कि मास, यानी कि वेट की बात कर रहा हूं मैं, मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा कभी हुआ है कि आपका सर्दियों में और गर्मियों में वेट अलग अलग हो, नहीं होता है। तो फाइनली आपका जो मास या वेट है वो कंप्लीटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो फाइनली यहां पर देखिए वॉल्यूम वाली टर्म जहां पर भी दिखिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मास वाली टर्म यानी कि वॉल्यूम नहीं हो, यानी मास पर ही डिपेंडेंट हो, सो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है। यहां पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड क्यों किया जा रहा है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट फाइनली वो टर्म्स कौन कौन सी हैं जरा उसको देखिए। तो यहां पर जरा मैं यहां पर इसको क्या कर देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन सी हैं। फर्स्ट टर्म विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये आपका फर्स्ट टर्म है, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह वॉल्यूम है, दिखाई दे रहा है। सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गई। उसके बाद हम लोग सेकंड लेते हैं यहां पर, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो मैं इनको एक एक करके इलैबोरेट करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली सेकंड वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर है, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं, विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। यहां पर आप क्या लोगे, मोलैरिटी। सो फाइनली मोलैरिटी एक ऐसी टर्म है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, ठीक है। इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। फोर्थ लेते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। यहां पर नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखा जाता है और ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। फिफ्थ टर्म लेते हैं विच इज इन पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम। आपको बता देता हूं, पार्ट पर मिलियन भी एक टर्म है, ठीक है। वो क्या होती है हम इसको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, बट ये तीन तरह से रिप्रेजेंट होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। यहां पर क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, लेकिन पीपीएम में एक और टर्म होती है वेट बाय वेट। तो वो टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं हो, सिर्फ मास हो, तो वो किस में आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो टोटल कितनी टर्म हो गई यहां पर, 1 2 3 4 5, ये पांचों टर्म्स को हमें पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स पर। तो इंडिपेंडेंट टर्म में सबसे पहले कौन सा आता है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। यहां पर वॉल्यूम नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है जिसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से लिखा जाता है, वो भी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ टर्म पर एंड दैट इज पीपीएम, वेट बाय वेट। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वेट। तो चार टर्म आपके पास ये हो गई। एक फ्रेश टर्म आप और पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी, और एक्चुअल में फॉर्मेलिटी भी मैं यहां लिख देता हूं। यहां पर एक सिक्स्थ टर्म और आएगा जिसको हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। सो फॉर्मेलिटी जिसमें फॉर्मूला मास इस्तेमाल होता है, जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है, वो भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। तो यहां पर ये सब वॉल्यूम डिपेंडेंट है, वॉल्यूम का फैक्टर आएगा इन सब में, और ये सारी की सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये सारी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनिए, ये है वॉल्यूम डिपेंडेंट, ये है मास डिपेंडेंट। अगर सपोज आपको इंटर कन्वर्जन करना हो, मतलब आपको किसी सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी दे दी और मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी पूछ लिया गया, तो आप कहां जा रहे हो, वॉल्यूम से मास वाली टर्म की तरफ जा रहे हो। तो यहां पर अगर आपको इंटर कन्वर्जन करने हो आपस में ये दो कॉलम्स के अंदर, तो आपको एक फैक्टर की जरूरत है। किसकी, अब वॉल्यूम से मास की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम और मास का एक फैक्टर है जो कि इन दोनों को रिलेट करता है, दैट इज डेंसिटी। तो एक्चुअल में जब आप इंटर कन्वर्जन करते हो तो आपको डेंसिटी की अच्छी खासी जरूरत रहती है। अब मजे की बात, यहां पर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाओगे तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इसी कॉलम में अगर आप फोकस करोगे तो आपको डेंसिटी की कोई खासी जरूरत नहीं है, उसके डेटा की कोई जरूरत नहीं है इंटर कन्वर्जन करते टाइम। मैं आपको वो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा भी। मतलब यह है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो किसी सॉल्यूशन का और आपको मोलैलिटी पूछ ली गई हो, तो आपको डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं है। इनके इंटर कन्वर्जन अपने आप हो जाते हैं, वहां पर डेंसिटी की कोई टर्म ही नहीं आती है। तो ये सीखने लायक एक बात है यहां पर। सो फाइनली ये सारी टर्म्स हम लोगों को करनी है, जिसमें से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो ये जो मोलैलिटी वाली टर्म है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत इस्तेमाल होती है। मोल फ्रैक्शन वाली टर्म भी इस्तेमाल हो रही है रोल्ट लॉ में, इवन हेनरी लॉ में भी। इसके अलावा मोलैरिटी की टर्म भी इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पर ये टर्म्स हैं जो तीनों इस चैप्टर में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चंस और इनके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक करके इन सारी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप इनको लिखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स। तो यहीं से शुरू करते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो फटाफट से लिखते जाइएगा। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस एक एक करके सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर लेते हैं। पहले मैं उनको डिफाइन करूंगा, फिर उनके इंटर कन्वर्जन सीखेंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको साथ साथ करवाते रहूंगा। सो ये 11th का टॉपिक है जिसको आपने पहले से कर रखा है। सबसे पहले हम लोग सबको डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म पहले ले लेते हैं, फिर इंडिपेंडेंट टर्म। तो पहली टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या थी, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड उसके साथ सेकंड टर्म भी ले लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो हमेशा किसके लिए होगा, सॉल्यूट के लिए। जिसको पता नहीं मैं क्लियर कर देता हूं, सॉल्यूट के लिए ही होगा, कुछ भी लिखा हो। तो यहां पर वॉल्यूम लिखा है तो किसका होगा, सॉल्यूट का, पर उसकी यूनिट क्या होगी वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा।
साथ ही साथ यहां पर देखिए, यहां पर वेट लिखा है तो वो किसका होगा, सॉल्यूट का। अच्छा, नीचे के लिए मैं आपको बता देता हूं, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी टर्म है सब में सॉल्यूशन से कंपैरिजन होता है, सिर्फ एक टर्म को छोड़ के, और वो कौन सी टर्म है, मोलालिटी, जिसको मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। सो चलो यहां पर इसको कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले आपसे पूछा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बहुत आसान है उसको डिफाइन करना। यहां पर ऊपर वॉल्यूम किसका होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बहुत आसान है। देखिए आपको मैं लॉजिक क्लियर कर चुका हूं, सॉल्यूट का कंपैरिजन सॉल्यूशन से होगा ज्यादातर, ठीक है, एक ही टर्म है जिसमें नहीं होगा। सो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट मस्ट बी इन ml, आपको ml में वॉल्यूम लेना है सॉल्यूट का, ठीक है, और नीचे क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर कंपैरिजन किससे होगा, सॉल्यूशन से, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। और नीचे क्या लेना है, ml इनटू क्या करना है 100, ये बहुत ही इजी होता है। यहां पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, दैट इज वेरी सिंपल, और इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। सपोज आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा। और इन क्वेश्चंस के लिए अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी से डिक्टेट कराते जा रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझें, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मतलब क्या है, परसेंट का मतलब पर 100 में से, तो 100 में से मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सॉल्यूशन से। तो आपको जब डिनोमिनेटर को मानना पड़े कभी क्वेश्चन को करने के लिए, तो 100 में से इसका मतलब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे, 100 ml। सो हमेशा याद रखो, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम गिवन हो, तो आपको कभी मानना पड़ जाए तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना मानना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंट है, इसका मतलब आपको उसको कितना मानना है, 100 ml। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इसको मैं यूज करूंगा, इसलिए पहले से ही बता रहा हूं, ठीक है। 100 ml में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना ml है, उसी को हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो यहां पर परसेंट के कंपैरिजन में है, तो यहां पर 100 ml लेना है आपको हमेशा। डिनोमिनेटर में जब भी कोई परसेंट की 3 टर्म है तो आपको 100 से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड टर्म, जरा ध्यान से इसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको कैसे डिफाइन करोगे, खुद से ही सोचो। यहां पर वेट किसका होगा, सॉल्यूट का, तो यहां पर क्या लिखोगे, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब सॉल्यूट का वेट किस में लेना है, आपको ग्राम में, जनरली हम लोग ग्राम में लेते हैं, इसको ग्राम में लेना है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो यहां पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, दैट मस्ट बी इन ml। क्लियर है सब लोगों को। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी इन ml, इनटू क्या करोगे परसेंट के लिए, इनटू 100। क्लियर है, तो इस तरह से इसको डिफाइन करना है, दैट इज वेरी इजी। और आपको मैंने बताया कि अगर आपको सीधा डेटा दिया हो तो यहां पर भी अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम कितना माना, 100 ml। इस केस में भी कभी मानना पड़ जाए तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है, 100 ml, क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है जरा वो किसके थ्रू हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इस टर्म को यूज भी करूंगा, यहां भी ये सेम क्राइटेरिया लगाना है आपको, ठीक है। जब मैं इंटर कन्वर्जन क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं आपको इसको बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले से बता दिया है कि आपको कभी लेट करना पड़ जाए, यानी कि आपको सीधे टर्म दे रखी हो, तो आपको डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, इस टर्म को परसेंट है तो आपको 100 से कंपैरिजन के लिए इसको 100 ml मानना है। क्लियर हो गया। सो ये दो टर्म यहां पर डिफाइन कर दी। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में तीसरी टर्म थी, दैट इज मोलैरिटी, तो चलो उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो इसको डिक्टेट कर लिया, उतार लिया सबने, तो चलो इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट टर्म, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में जो थर्ड टर्म था हमारा वो क्या था, दैट इज मोलैरिटी। सो यहां पर मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, इसको कैपिटल M से लिखा जाता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इवन इसको इस्तेमाल भी बहुत किया जाता है, तो मैं स्टार लगा रहा हूं ऊपर। अच्छा, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है पहले डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो न्यूमरेटर में आएगा वो सॉल्यूट आ रहा है, लेकिन सॉल्यूट के क्या चीज आ रहे हैं, मोल आ रहा है, इस पर मास नहीं आ रहा, ठीक है। इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंपैरिजन किससे हो रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से।
मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, विच इज वेरी इजी। अगर उसको हम लोगों को फॉर्मूले के थ्रू लिखना हो तो कैसे लिखोगे, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको इससे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना है, दैट इज इन लीटर, कितना लेना है, 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, यही मोलैरिटी कहलाती है। तो इसको अगर फॉर्मूले के थ्रू लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं, वॉल्यूम को VL से लिखते हैं। क्लियर हो गया सबको? सो सिंपल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि मोल्स निकालने का तरीका, अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं सो यू नीड वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एक तरीका ये होता है ना, द वेट ऑफ सॉल्यूट और वी कैन से मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही बात होती है, फिजिक्स में अलग होती है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी सॉल्यूट है अगर उसके मोल्स निकालने हैं तो उसका वेट आपको गिवन होगा, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो उसको फॉर्मूले से कैसे लिखोगे, दैट इज W बाई एम नॉट, ठीक है, W वेट ऑफ सॉल्यूट, एम नॉट क्या है, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अगर ये उठा के मैं उसके ऊपर रख दूं तो यहां पर कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी क्या बन जाएगी, जरा सोचो, दैट इज ये चीज उठा के उसमें ऊपर रख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मस्ट बी लीटर। क्लियर हो गया? ये आपको क्या दे देगा, मोलैरिटी। क्लियर हो गया? अब सपोज आपके पास वॉल्यूम लीटर में नहीं है, ml में है, तो क्या करोगे, तो इसको क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर सपोज आपका वॉल्यूम ml में गिवन है, मिलीलीटर में, लीटर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है, जो डेफिनेशन है, उसमें वॉल्यूम कैसे लेना है, लीटर में लेना है, और हमें तो सवाल में ml में दिया है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा। क्लियर है? जो आपको पहले से पता है, जिसको नहीं पता वो लिखते जाओ। तो फाइनली मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और अगर ये ml में है तो इनटू क्या करोगे, 1000, और अगर ये ऑलरेडी लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बहुत आसान है। सो यहां पर मोलैरिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपसे मोलैरिटी गिवन होती है, मोलर मास तो आप निकाल सकते किसी सॉल्यूट के लिए, वॉल्यूम गिवन होता है, आपको वेट पूछ लिया जाता है, तो यहां से वेट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। सो ये मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में हो गया, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, विच इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सिंपल। तो अगर आपको थोड़ा सा भी टर्म याद है तो आप मोलैरिटी आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक टर्म और करवाता हूं जो कि मैंने उसमें लिखवा ही नहीं, दैट इज स्ट्रेंथ। तो अभी आप जब लिख रहे हो तो आप स्ट्रेंथ को लिखिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहां पर मैं स्ट्रेंथ कराता हूं मोलैरिटी के बाद, ठीक है। सो फिर उसमें रिलेशन कराऊंगा। सो देखिए फटाफट से हम लोग किसको करते हैं, लिखिए स्ट्रेंथ। तो देखिए क्या होता है। सो चलिए अभी यहां पर एक और टर्म को यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, दैट इज स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ मैंने आपको उसमें नहीं लिखाई थी, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और उसका मतलब समझिए। एक्चुअली मोलैरिटी के जैसा है ऑलमोस्ट, इसीलिए मैं इसको यहीं करवा रहा हूं। तो ध्यान से इसको देखिए, स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अब आप जरा सोचिए मैंने यहां क्यों करवाया। मोलैरिटी जब लिखी तो क्या लिखा था आपने, मोलैरिटी केस में यहां पर मास की जगह क्या था, मोल। अब स्ट्रेंथ के यहां पर केस में क्या है, मास, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। अगेन सॉल्यूशन लेना है वॉल्यूम लेना है किसका, सॉल्यूशन का, वो भी पर लीटर, सेम था, सिमिलर था। अच्छा, इसको अगर हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना तो कैसे लिखोगे, दैट इज स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, आपको क्या लेना है वहां पर, मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट वो किस में लेना आपको, ग्राम में, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है आपको, किस में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना है लीटर में। क्लियर हो गया। तो ग्राम पर लीटर को एक्चुअली स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो कई बार यहां पर पूछते हैं कि ये ग्राम पर लीटर, यानी कि एक्चुअल में ये वेट बाई वॉल्यूम ही तो हुआ,
बट आप याद रखिएगा वेट बाय वॉल्यूम और स्ट्रेंथ अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अभी आपने वेट बाय वॉल्यूम लिखा था तो उसमें वॉल्यूम आपने ml में लिया था, ये लीटर में होता है, ध्यान रखना आपको। तो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की हमेशा ग्राम पर लीटर में होती है। अगर आपको ग्राम पर लीटर दिया है इसका मतलब आप स्ट्रेंथ से बात कर रहे हो, स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अच्छा, मजे की बात, जरा ध्यान से इसको देखिए। इसको लिखो कैसे? मास ऑफ सोल्यूट को हम लोग W से लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग VL से लिखते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, जो कि आप देख सकते हो। अब जरा सोचो, यहां जरा ध्यान से देखो। मोलैरिटी को आपने कैसे डिफाइन किया था? थोड़ी देर पहले ही किया था। मोलैरिटी इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे ही लिखा था। अब आप सोचो कि ये टर्म क्या है, जरा सोचो। ये लो, यहां पर वेट यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसको मतलब मैं इस रेशियो को S लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दैट इज S बाई m नॉट। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। सो फाइनली स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू क्या हुआ? सो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। सपोज किसी सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी गिवन हो और आपको यह बताया गया हो कि सोल्यूट कौन है, तो आपको कुछ नहीं करना, मोलैरिटी को मोलर मास के, सोल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सो दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। तो ये अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी टर्म्स को डिफाइन करेंगे गाइस, ठीक है। सो टिल देन कॉपी है आपके पास, सब कुछ लिखो और उसको क्या करो, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। सो गाइज वीडियो अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर सकूं उतनी ज्यादा करूं। बस आपको मेहनत करनी है गाइज मेरे साथ, हमको बहुत लोगों को जवाब देना है। डू वर्क हार्ड। मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो दिन रात आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। मैं आपको हर एक दिन का टारगेट और प्लान जरूर देते जाऊंगा। आज तो मैंने खैर बहुत ही यहां पर 3 से 4 टर्म ही पढ़ाई हैं। जब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगी तो मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा, वो होमवर्क आपको कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। और अपने आप पे बिलीव रखिए, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। सो गाइज डू शेयर दीज वीडियोस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।